रूस में भव्य विक्ट्री डे की परेड शुरू हो चुकी है और मॉस्को में ऐतिहासिक रेड स्क्वायर पर इस विजय परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों का 75 सदस्यीय दल शामिल हो रहा है। रूस के ही न्योते पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी परेड में विशेष मेहमान के तौर पर शामिल हैं। बताएं कि पहले यह परेड 9 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। Государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! Направо! परेड का क्या महत्व है, चलते हैं सीधे। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक। देखिए, ये परेड हर साल होती है, ये विक्ट्री डे मनाया जाता है। इस साल 75वां साल है और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद गए हैं रूस इसको अटेंड करने। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारतीय एक दल भी इस परेड में हिस्सा ले रहा है। नौसेना से, वायुसेना और थल सेना तीनों से ट्राई सर्विस दल गया है जो कि इस परेड में हिस्सा ले रहा है। 19 देशों की सेनाओं से यहाँ पे जो हैं कर्मी आए हैं जो इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं और 60,000 से ज़्यादा सेना के लोग इन 19 देशों से आए हैं जो इस परेड का हिस्सा हैं। और मॉस्को ही नहीं बल्कि और शहरों में भी इस तरह की परेड निकाली जा रही है रूस में। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक चीनी दल भी है जो कि इस परेड में हिस्सा ले रहा है। तो ये बड़ी बात है कि इस समय जो हालात हैं भारत और चीन के बीच में, उसके बावजूद चीनी सेना और भारतीय सेना कदम से कदम मिला के कम से कम यहाँ पर तो दिख रहे हैं आज। ये जो परेड है ये सालों से प्रथा चली आ रही है। इस साल 75वां साल है, बल्कि राजनाथ सिंह से पहले भी कई भारतीय नेता इस
परेड को देखने जा चुके हैं और जो ये सेरेमनी होती है इसका हिस्सा रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी बल्कि 2 बार गए हुए हैं, एक बार 1995 में जब वो विदेश मंत्री थे और उसके बाद एक बार जब वो भारत के राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब वो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी एक बार इस परेड को जो है विटनेस किया था। तो भारत और रूस के जिस तरह के रिश्ते हैं, जाहिर सी बात है भारतीय नेताओं को हमेशा न्योता दिया गया है, काफ़ी लोगों ने इसको अटेंड भी किया है। और ये परेड जो है वैसे तो 9 मई को हर साल निकाली जाती है, लेकिन कोविड के चलते इस साल इसमें थोड़ा विलंब था और वो पोस्टपोन कर दी गई और 24 जून को ये परेड हो रही है। बिल्कुल अभिषेक, चलिए देखते हैं परेड। Для встречи слева! Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом генерал армии Салюков. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! था। ये कितनी गर्व की बात हिंदुस्तान के लिए भी। अभिषेक, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, हिंदुस्तान के लिए कितने गर्व की बात है, क्योंकि जो 75 सदस्यीय टुकड़ी यहां पर हिस्सा ले रही है, ये वही सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की मेजर रैंक के ऑफिसर हैं जो कि इसकी अगुवाई करेंगे, जिन्होंने दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था।
जी बिल्कुल, भारतीय सैनिकों की वर्ल्ड वॉर में, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका एक रोल था और उनकी बहादुरी के किस्से इतिहास में रचे हुए हैं। और ये जो अलाइड फोर्सेस के साथ भारतीय सेना लड़ी थी, ये आज तक इसके बारे में बात की जाती है। और अलाइड फोर्सेस की जीत थी नाज़ी जर्मनी पर, फाइनली सरेंडर हुआ था 8 मई 1945 में। और उसके बाद जो है नाज़ी जर्मनी एक तरह से पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। और ये जो बात है कि 24 जून को क्यों रूस इसको मनाना चाहता था, पहली जो परेड हुई थी वो 24 जून को हुई थी, क्योंकि रूस का मानना था कि इसका जो है एक रिप्रेजेंटेशन रूस का भी होना चाहिए, सिर्फ वेस्टर्न यूरोप में सीमित नहीं होना चाहिए। हालांकि उसके बाद से ये रूस में भी 9 मई को ही ये परेड होती है, लेकिन रूस का महत्व 24 जून का ये ज़रूर है कि पहला जो कि परेड हुई थी वो 24 जून को की गई थी और उसके बाद से 9 मई को की जाती है। इस साल विलंब था कोविड के चलते और भारतीय सेना का यहाँ होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक रिमाइंडर है, रिप्रेजेंटेशन है, दर्शाता है कि भारतीय सैनिकों ने किस बहादुरी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे और उनका महत्व बहुत ज़्यादा। Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बहुत अहम ये परेड मानी जा रही है। हम अभिषेक से भी बात कर रहे थे क्योंकि हिंदुस्तान के लिए भी ये गर्व की बात है। जो 75 सदस्यीय टुकड़ी वहां पर इस वक्त इस परेड में हिस्सा ले रही है, उसकी अगुवाई सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के ऑफिसर्स कर रहे हैं, वही रेजिमेंट जिसने दूसरे वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। तो ये बहुत बड़ी और गर्व की बात है और खास तौर पर अगर देखा जाए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि संविधान में संशोधन भी होने वाला है। आपने बिल्कुल सही कहा। भारतीय सेना ने, हालांकि उस समय वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, द्वितीय विश्व युद्ध में उसने अहम भूमिका निभाई थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने, और वो सैनिक, सिख लाइट इन्फेंट्री के वो सैनिक इस समय भी इस परेड में भाग ले रहे हैं। ये ट्राई सर्विसेज कंटिंजेंट है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का कंटिंजेंट है, 75 सदस्यों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस समय वहां मौजूद है और ये भारत और रूस की जो मैत्री है उसको दर्शाता है। और ये मैत्री जो बहुत प्रगाढ़ है, जो बहुत मजबूत है, दोस्ती भारत और रूस के बीच। नवजोत, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इस समय हम लोग लद्दाख में हैं और चीन का जो आक्रामक
यहाँ पर रवैया है। तो ऐसी परिस्थिति में वो एक देश जिस पर भारत को सबसे अधिक विश्वास है वो रूस है, और वही रूस में इस समय जो बातचीत हो रही है वो S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की, Su-30 लड़ाकू विमानों की, MiG-29 एयर सुपीरियोरिटी फाइटर्स की, और एक और परमाणु पनडुब्बी की बात हो रही है। भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोतों की बात हो रही है, फ्रिगेट्स की बात हो रही है, डिस्ट्रॉयर्स की बात हो रही है। तो बहुत अहम है ये बैठक, और इसमें राजनाथ सिंह के मुताबिक नवजोत, रूस ने यह साफ कर दिया है कि वो पूरा प्रयास करेगा कि भारत को जल्द से जल्द ये सारे हथियार भी मिल सके। जो टाइमलाइन है उसको तो मेंटेन करेंगे ही, प्रयास ये रहेगा नवजोत कि टाइमलाइन से पहले भारत को युद्ध के हथियार मिल सके। और इसका एक इतिहास रहा है, आपको याद होगा नवजोत, 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो रूस ने अपनी सेना के T-90 टैंक निकालकर भारतीय सेना को दिए थे ताकि भारत अपनी सरहदों की सुरक्षा कर सके। ये इतनी मजबूत एक साझेदारी है जो 1971 के युद्ध से लेकर 2020 तक लगातार मजबूत होती जा रही है नवजोत। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं गौरव, बिल्कुल ये बयां करती हैं, ये एक तरीके से सबूत है, हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती का सबूत है। परेड हो रही है और ऐसे में भारत की तरफ से 75 जवानों की टुकड़ी वहां पर परेड में शामिल हो रही है। गर्व की बात है, हमारे रक्षा मंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, लेकिन खलबली चीन में मची हुई है इसको लेकर। आपने बिल्कुल सही कहा, चीन में इसको लेकर खासी खलबली है। क्यों? हालांकि इस समय एक रशिया इंडिया चाइना ट्राइलैटरल भी चल रहा है, वहां पर चीन के रक्षा मंत्री भी मौजूद है जनरल पेंगे, लेकिन इस समय भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो चीन के रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय वार्ता बिल्कुल नहीं करेंगे, वो भी ऐसे समय जब चीन निरंतर यहां वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और लगातार घुसपैठ की साजिश भी रच रहा है, प्रयास भी कर रहा है। लेकिन ऐसे में रूस ने यह कह दिया है, देखिए चीन ने रूस से कहा कि वो भारत को हथियार न दे, चीन ने निरंतर रूस से ऐसा कहा है कि ऐसी परिस्थिति में वो भारत को हथियार न दे नवजोत, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि वो न केवल हथियार देंगे बल्कि प्रयास करेंगे कि वो हथियार जल्द से जल्द भारत को मिल सके। और अगर हम S-400 एंटी मिसाइल शील्ड की बात करें तो वो दुश्मन के इलाके से आ रही, चाहे वो मिसाइल हो, लड़ाकू विमान हो या टोही विमान हो, तीनों चीजों को एक साथ गिराने में, ध्वस्त करने में सक्षम है। हालांकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, और लेकिन ये एक साथ दुश्मन के कई लड़ाकू विमानों को, रॉकेट्स को, मिसाइल्स को और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को देख सकता है और उसको गिराने में सक्षम है। लेकिन इसको आने में लगभग साल, सवा साल और लगेगा, ट्रेनिंग में भी समय लगेगा। लेकिन रूस भरसक प्रयास ये कर रहा है कि भारत को तेजी से तेजी, चाहे वो सुखोई 30 एयर डोमिनेंस फाइटर्स, अगर मेरे पीछे जो लेह का एयरफील्ड है वहां से निरंतर ये Su-30 एयर डोमिनेंस फाइटर्स अभी उड़ान भर भी रहे हैं। मिराज 2000 तो फ्रांस में बने हैं, लेकिन उनके अलावा MiG-29 एयर सुपीरियोरिटी फाइटर्स और ये दोनों लड़ाकू विमान Su-30 और MiG-29, रूस हमें 33 और विमान दे रहा है। MiG-29 के एयरफ्रेम्स और अपग्रेडेड विमान और Su-30 एयर डोमिनेंस फाइटर्स 12 और अभी हम रूस से ले रहे हैं, और इससे इस क्षेत्र में भारत की सामरिक शक्ति और क्षमता बहुत तेजी से और बढ़ जाएगी नवजोत। बिल्कुल, और इसीलिए देखा जा सकता है क्योंकि जिस भी मोर्चे पर हिंदुस्तान बात कर रहा है, जिस भी मोर्चे पर हिंदुस्तान चीन को जवाब दे रहा है, वहां पर एक कॉन्फिडेंस है जो कि झलक रहा है, चाहे वो विदेश मंत्रियों की बातचीत हो, चाहे वो डिफेंस के तहत बातचीत हो, या फिर कूटनीतिक स्तर पर कहीं ना कहीं बातचीत हो, या फिर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस में पहुंचना हो। ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी है जो कि रूस ही दिलवा रहा है हिंदुस्तान को, और ये बहुत बड़ी ताकत है जो चीन को जवाब देने के लिए सही होगी। और शायद इसीलिए गौरव वजह देखते हैं कि चीन अब थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रहा है। Здравствуйте, товарищи! जी हाँ, देखिए चीन पर हम विश्वास तो कतई नहीं कर सकते, लेकिन जो भारत और रूस का संबंध है, 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रूस के साथ एक करार किया था, और उसके तहत जब भारत ने पाकिस्तान को दो फाड़ किया और बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो चीन ने घुसपैठ की कोशिश की साजिश तो की थी, लेकिन रूस ने उस समय अपनी 2 डिवीजन चीन और रूस की सीमा पर लगा दी थी, और चीन ये समझ गया था कि रूस भारत के साथ है, और चीन दुबक के बैठ गया। ये 71 की बात थी। 1999 में भी रूस ने तेजी से हथियार और सामग्री और रसद भारत तक पहुंचाई थी, जो भारत के मेन बैटल टैंक्स है।
T-90 वो रूस ने 99 में हमें दिए थे। बिल्कुल गौरव, लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का हो चला है। हम तुरंत लौटते हैं। गौरव सावंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम सीधे आपको लिए चलेंगे मॉस्को, जहां पर विक्ट्री डे परेड इस वक्त भी चल रही है। लगभग रूसी समय अनुसार सुबह 10 बजे ये परेड की शुरुआत हुई और उसके बाद से ही ये भव्य परेड अब भी जारी है। एक से एक सैनिक क्षमता वाली तोपें, मिसाइलें, सब कुछ यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है। रूसी सैनिक हर साल इस परेड का हिस्सा होते हैं। इस साल हालांकि लगभग 1.5 महीने की विलंब से इस परेड का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन अहम बात यह है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस परेड में शामिल हुए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आप देख सकते हैं सलामी देते हुए, और इस बीच ये सैन्य तोपें इस वक्त इस भव्य परेड का हिस्सा जो दिखाती हैं, दर्शाती हैं रूस की सैन्य क्षमता को। अपने आप में अद्भुत ये क्षमता, पूरे विश्व में इसका लोहा माना जाता है रूसी सैन्य शक्ति। और कई ऐसे देश हैं जहां पर रूस हथियारों की सप्लाई करता है। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त सीधे ले से मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, यहाँ पर हम भव्य तस्वीरें रूस से इस वक्त देख पा रहे हैं, उनकी सैन्य परेड की, लेकिन इस बीच जहां पर आप खड़ी हैं वहां से भी इसके तार जुड़ते हैं, क्योंकि अब जब कई हथियार रूस सप्लाई करेगा भारत को, जाहिर तौर पर LAC में उसका दमखम देखने को मिलेगा। जी वाकई नेहा, और इस समय जिस तरह का हमारा टकराव, जिस तरह का गतिरोध चीन के साथ चल रहा है, उसमें इन हथियारों की बहुत ज़रूरत हो जाती है। हालांकि जो S-400 प्रणाली है मिसाइल की, वो लंबे समय से हम उसकी बात करते आ रहे हैं। आज की तारीख में अगर भारत की तरफ से या तो Su-30 के अतिरिक्त केप की बात होती है या फिर उन हथियारों की और आगे बात होती है, तो चीन के दिल पर भी बहुत बड़ा चोट, इससे बहुत बड़ा आघात लगता है। और यही कारण है कि उसकी तरफ से भी इस तरह से उसके सोशल मीडिया में इस तरह की बातें कही जाती हैं कि रूस को, भारत को ये सारे हथियार नहीं सप्लाई करने चाहिए। लेकिन आज जो तस्वीरें वहां चल रही हैं, हालांकि हम ये भी मानते हैं कि चीन की भी नुमाइंदगी वहां पर है, चीन के भी वहां पर पार्टिसिपेशन है उस विक्ट्री डे परेड में, जिस तरीके से बाकी दुनिया के और भी लगभग 18 देशों की कुल मिलाकर है रूस के अलावा। लेकिन इसके बावजूद चीन अगर वहां पर भारत की ट्राई सीरीज कंटिंजेंट को देखता है, तो उसके लिए एक रूस के साथ हमारी पुरानी मित्रता, और चीन के लिए ये बहुत बड़ा सच कि चाहे रूस से आज वो जितनी भी नजदीकियां बढ़ा ले, लेकिन पारंपरिक मित्रता की बात अलग होती है। इसके साथ ही ये भी हम जरूर कहना चाहेंगे कि भारत भले ही रूस से या फिर यूरोपियन देशों से या फिर अमेरिका से तमाम तरह के हथियार हासिल करता है, लेकिन अब जिस तरीके से भारत में मेक इन इंडिया और डिफेंस के हिसाब से भी आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा रहा है, उसमें हम तकनीक हासिल करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उसका एक भारतीय रूप हमें देखने के लिए मिल जाए। इसीलिए ये सारी चीजें, अलग अलग प्रणालियां, अलग अलग देशों की जो हथियारों की वो बनाते हैं, वो हिंदुस्तान में लाकर धीरे धीरे उसका एक भारतीयकरण, एक स्वदेशीकरण, और ताकि वो एक सीक्रेसी, एक सरप्राइज उसमें रहे जो दुश्मन देश हैं उनके लिए। वरना तो चीन भी अपनी तरफ से रूस से हथियार अर्जित करने की कोशिश करता रहता है, उसके पास भी इस मिसाइल प्रणाली का एक इंफीरियर वर्जन हम कह दें तो रहता है। लेकिन आज जब लहरा कर वहां पर चल रहे हैं भारतीय ट्राई सीरीज का जो मार्चिंग कंटिंजेंट है, तो वो न सिर्फ रूस के साथ हमारी दोस्ती के बारे में बहुत कुछ कह रहा है, बल्कि आज की तारीख में भारत की कूटनीति की ताकत के बारे में। बिल्कुल श्वेता, भारत की कूटनीतिक ताकत और साथ ही एक कंटिंजेंट भारत का भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में जैसा कि आप भी जिक्र कर रही थी, बहुत पुरानी दोस्ती है ये भारत और रूस की, और चीन जब भारत को आंख दिखाता है तो जाहिर तौर पर रूस का इंटरवेंशन करना, यहाँ पर रूस का बीच में शामिल होना और S-400 की सप्लाई करना भारत को, ये कई मायनों में कई अहम संकेत देता है चीन को। जी वाकई कई सारे संकेत चीन को देता है इस समय, क्योंकि अमेरिका तो खुलकर भारत के साथ है ही। अमेरिका से चीन की दुश्मनी जिस तरह की रही है वो सबने देखा ही है। कोरोना के समय में ट्रंप ने खुलकर कितना कुछ कहा है, ये सारे लोग देखते आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर अमेरिका भी हमारे साथ खुलकर है, रूस
चीन के दबाव में आकर भी बदलने को तैयार नहीं, क्योंकि भले ही रूस और चीन की मित्रता आज नजर आ रही हो, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि उन दोनों देशों की बॉर्डर्स जो कि मिलते हैं, उनके अपने बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट पहले रह चुका है। ऐसा नहीं है कि दोनों के रिश्ते हमेशा मीठे मीठे ही रहे। हाँ, वो भी पुराने दोस्त हैं, लेकिन रूस इस बात को समझता है कि वो सिर्फ एक चीन का पक्ष लेकर भारत को खिलाफ करने या भारत को कॉर्नर करने के उसमें नहीं है, पक्षधर नहीं है। वो चाहता है कि चीन से भले उसकी दोस्ती रहे, लेकिन वो भारत के कॉस्ट पर नहीं होगी। वो भारत की उस दोस्ती को नहीं भुलाना चाहता है जो हमेशा से रही है। चीन ने भले ही एक नारा गढ़ दिया हो, लेकिन रूस में जिस तरीके से भारतीय सिनेमा के गानों से लेकर और भारतीय सैन्य जो टुकड़ी हम वहां पर देख रहे हैं, उस हिसाब से हर तरह के रिश्ते भारत और रूस के अगर बीच में रहे हैं, तो वो किसी एक देश और खासकर चीन जैसे चालबाज देश के बीच में आने के कारण वो चीजें बदलेंगी नहीं। चीन को आज ये तस्वीरें देखकर बखूबी इस बात का एहसास हो रहा है। साथी श्वेता, आज लद्दाख में आर्मी चीफ नरवणे का दूसरा दिन है। वहां पर क्या इस वक्त आपको जानकारी मिल पा रही है? आज वो वहां से रवाना हो जाएंगे या फिर अभी कुछ कार्यक्रम बाकी है? क्या डिटेल्स हैं? नहीं, नेहा, जब वो आए थे, आर्मी चीफ यहाँ पर आए थे, तो LAC और LOC दोनों वो लेह भी जाना चाहते थे। उनके कार्यक्रम में श्रीनगर को भी शामिल रखा गया था, ताकि पहले वो यहाँ पर जहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पूरा जायजा ले सकें। बातचीत अगर हो रही है चाइना के साथ सैन्य स्तर की, तो उसमें पूरा वो जायजा ले सकें कि जमीन पर स्थिति क्या है। इसीलिए पहले तो कोर कमांडर से उन्होंने बातचीत की और उनसे जाना कि किस तरीके से फेज वाइज डीएस्केलेशन की बात हो रही है चीन से, और क्या चीन को हम इस समय ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। वो अस्पताल गए, वो लद्दाख के सांसद से मिले, ये सारी चीजें हमें कल देखने को मिली थी। और आज हमने जैसा कि सुबह से ये बताया है कि वो फॉरवर्ड एरियाज पे जाने वाले थे, जिसकी अब वो तस्वीरें भी हमारे सामने हैं। फॉरवर्ड एरियाज पर जाकर, ग्राउंड पर जाकर आप देखते हैं जब कि किस तरह से हमारे सैनिक वहां पर तैनात हैं, तो उससे एक बेहतर आइडिया लगता है। क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसा हम हमेशा कहते हैं, एक परसेप्चुअल सीमा होने के नाते उसमें बहुत सारी गुंजाइश बाकी रह जाती है। इसीलिए आर्मी चीफ का वहां पर जाना, वहां पर हौसला अफजाई करना अपने जवानों के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है। सेना में एक सैन्य प्रमुख का कहीं पर चला जाना, जहां पर टकराव की स्थिति इस तरह से चल रही है, और वहां जाकर इंटरैक्ट करके बताना, ये बहुत स्पष्ट करता है सैनिकों को कि जो परसेप्शन को लेकर आप कभी कभी सोचते हैं कि अगर आपके हाथ तो नहीं बंद हैं, सरकार ने हाथ खोले, कहा कि गोलियों का इस्तेमाल, हथियार का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर आर्मी चीफ भी वहां पर रहे और इन चीजों को और स्पष्ट कर दे, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन दो दुश्मन है, और लद्दाख की अगर हम इसी यूनियन टेरिटरी की बात कर लें, तो इसकी एक सीमा पाकिस्तान से और एक सीमा चीन के साथ लग जाती है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारी मौजूदगी, हमारा सशक्त रहना, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे मोर्चे पर कोताही हो सकती है। इसीलिए आर्मी चीफ ये भी देख रहे हैं कि आतंकियों के साथ वो मुकाबला कैसा चल रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो बार बार फायरिंग की खबरें आती रहती हैं, वो कैसा चल रहा है। भारत के पास जितनी चुनौतियां हैं, उतनी चुनौतियां शायद ही किसी देश के सामने देखने को मिलती होंगी। इसीलिए मॉस्को में जो तमाम जो अलग अलग टुकड़ियों की परेड चल रहा है, उसमें भारत की शान कुछ अलग ही नजर आ जाती है, जहां से दुनिया वो तस्वीरें देखती है और समझती है कि चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे आतंकवाद की बात हो, चाहे दो सीमाओं पर दो अलग अलग दुश्मनों से एक साथ उलझने की बात हो, भारत जितनी चुनौतियों का सामना करता है और भारत जिस तरीके से इन चुनौतियों का सामना कर रहा है, सामने वाले दोनों देशों को बिल्कुल उनकी सीमाओं में रखते हुए, वैसा कोई दूसरा देश नहीं कर सकता है। ऐसी सशक्त सेनाएं, इतनी ट्रेंड, जो इस तरह की परिस्थितियों में, चाहे वो ग्लेशियर के ऊपर की लड़ाई लड़नी हो उन्हें, चाहे इस तरह की नंगी चोटियों, दुर्गम पहाड़ियों में उन्हें लड़ाई लड़नी हो, हर जगह, चाहे रेगिस्तान में लड़ने की हो, ऐसी दुनिया में कोई सेना नहीं है जो हर तरह की परिस्थिति में, जंगलों में, हर जगह लड़ने में सक्षम हो, और हर जगह उसने युद्ध लड़ा हो और जीता हो। इसीलिए जब वो मार्चिंग कंटिंजेंट्स के बीच भारत की ट्राई सर्विसेज को देखा जाता है, तो वो बिल्कुल अलग तस्वीर होती है। ये शौर्य का किस्सा है, ये इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो सारी दुनिया जानती तो है, अपनी आंखों के सामने सारे देश कहेंगे कि हमारी सेना सबसे अच्छी, सर्वश्रेष्ठ, लेकिन भारतीय सेना से जब एक एक चीज पर हम यहाँ तुलना करेंगे, तो वाकई भारतीय सेना का कोई मुकाबला नजर नहीं आता है। क्योंकि ग्राउंड पर जितना अनुभव हमारे पास है, जितने युद्ध हमने लड़े हैं, जितने युद्ध हमने जीते हैं, उतना
अनुभव दुनिया में किसी सेना के पास नहीं हो सकता है। साजो सामान से एक सेना की शक्ति का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन असली जो होता है वो हथियार नहीं, वो हाथ होते हैं। बिल्कुल श्वेता, और आपकी कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हमने देखी जिसमें आपने 1962 के भी सैनिकों से बात की थी जो उस समय युद्ध में शामिल हुए थे, उस समय शिरकत हुई थी। तब तस्वीर बिल्कुल अलग थी, तब किस तरीके से उपकरणों का अभाव था, चीज़ों का अभाव था, उसके बावजूद भी जिस तरीके से भारतीय सेना उभरी थी। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज रूस का साथ भारत के पास है, सैन्य हथियार जो है अब भारत रूस से लेने वाला है आने वाले वक्त में। क्योंकि कल हमने ये भी देखा था श्वेता कि आर्मी चीफ ने उन सैनिकों से भी मुलाकात की थी जो 15 जून की झड़प में घायल हुए थे, उनसे भी फर्स्ट हैंड अकाउंट उन्हें मिला था और तस्वीर काफी हद तक साफ हुई थी कि किस तरीके से चीनी सेना ने एक तरीके से दगाबाजी की थी, किस तरीके से उन्होंने बातचीत ना करते हुए सीधे सैनिकों पर हमला किया था। और अब कड़ा संदेश, स्पष्ट संदेश भारत की ओर से कि कोई भी हिमाकत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चीनी सेना को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। श्वेता जी, नेहा सही कह रही हैं आप। और देखिए बहुत अजीब सी बात होती है। एक तो हम चीन से 1962 में जो नतीजा निकला था वो सबने देखा था, लेकिन यहीं पर जहां मोल्डो में बातचीत चलती है उसी में भारतीय सीमा की तरफ अगर आप चुशूल देख लें, वहां पर बैटल ऑफ रिजांगला हुआ था, जहां पर भारतीय सेना का शौर्य ऐसा रहा था कि चीनियों ने अपने इतिहास में उसका जिक्र किया है। अफसोस की बात यह होती है कि हमारे इतिहास में पता नहीं क्यों उस शिकस्त को ज्यादा महत्व दिया गया और जहां जहां पर टुकड़ियों ने अपना शौर्य दिखाया उसे उस तरीके से दर्ज नहीं किया गया। या फिर हम 1967 के उस जैसे एक स्कर्मिश के तौर पर कह दिया गया, एक लोकलाइज्ड बैटल के तौर पर कह दिया गया, वहां पर जो हमने किया था वो चीन आज तक भूल नहीं पाया है। लौटेंगे आपके पास क्योंकि इस वक्त जो तस्वीर मॉस्को से आ रही है रेड स्क्वायर से, वो आपको दिखाना चाहेंगे।
जल, थल और वायु सेना का अद्भुत शौर्य और पराक्रम यहाँ पर मॉस्को में विक्ट्री डे परेड के दौरान दिखाई पड़ रहा है। और ये ऐसा नजारा है जिसे देखने के लिए सिर्फ मॉस्को के ही तमाम अधिकारी और सेना के लोग मौजूद नहीं हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी निमंत्रण दिया गया है, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही कई और ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो इस वक्त इसके साक्षी बन रहे हैं। रेड स्क्वायर यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण एरिया जहां पर हर साल इसी तरह से विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया जाता है। इस बार कोरोना की वजह से हालांकि इसमें विलंब हुआ, लेकिन उसके बावजूद इसकी भव्यता में कोई कमी नहीं आई। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि आप ये बता रही थी किस तरीके से अब चीन के साथ दो दो हाथ करने में भारत पूरी तरीके से सक्षम है और भारत ने ये जता भी दिया है और बता भी दिया है अलग अलग तरीके से। जी नेहा, और ये जो विक्ट्री डे परेड चल भी रहा है जहां पर भारत ने अपने ये 75 सदस्यीय ट्राई सीरीज कंटिंजेंट भेजे है वहां पर, तो बीते कई सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से भारत ने अपने जो सैन्य संबंध दूसरे देशों से बेहतर करने के लिए, दूसरे देशों की सेनाओं को ये दिखाने के लिए, देखिए हमारी सेना ऐसी है, और उनकी सेनाओं का के साथ एक तालमेल बिठाने के लिए सैन्य अभ्यासों का दौर शुरू किया है, जो कि चीन भी इसीलिए जानता है आज भारतीय सेना की ताकत को, क्योंकि कुछ साझा अभ्यास इस तरीके के होते रहे हैं। जहां तक मॉस्को का सवाल है, जहां तक रूस का सवाल है, उसके साथ तो जो ट्राई सर्विसेज का जो एक तरह से संयुक्त अभ्यास हम कहें, जिसे इंद्र के नाम से भी पुकारा जाता है, तो वो भी रहा है। तो ये जो सैन्य साझेदारी है हमारी पारंपरिक मित्रों के साथ भी चलती है और उन देशों के साथ भी चलती है जिनके साथ हमारी सरहदें चलती हैं। कई बार हमने इस पर सवाल भी उठाए कि क्यों ऐसा देश जो हमारा दुश्मन देश है, वो कहीं उनके साथ हम संयुक्त अभ्यास करें, उनके साथ उनके बीच हमारी सेनाएं जाएं तो क्या हो सकता है। लेकिन हर का जो फलसफा होता है और हर का जो संदेश होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। जब हम रूस के साथ कोऑपरेट करेंगे तो अलग तरीके से करेंगे, जब अमेरिका जाकर हम अपना संयुक्त युद्धाभ्यास करते हैं, सैन्य अभ्यास करते हैं, तो उसके साथ जैसे अमेरिका बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है इस बात को जानने में कि भारत कैसे आतंक से मुकाबला करता है, ताकि कुछ गुर वो भी सीख ले। ऐसी चीजें उसे देखने के लिए मिलती नहीं है। हम तो रोजाना कोई युद्ध लड़ते हैं और रोजाना उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। उसी तरीके से जब आज रूस में तमाम देश दुनिया के देख रहे होंगे कि हमारी तीनों सेनाओं के अंग एक मार्चिंग दस्ते के रूप में वहां पर आगे बढ़ रहे हैं, तो सबको एहसास भी हो रहा होगा भारतीय सेना की शक्ति का। जिस तरह से हम कूटनीतिक रिश्ते बातचीत के जरिए बेहतर करते रहते हैं, या फिर जो बारीक दिक्कतें आ जाती हैं उन्हें सुधारते रहते हैं, सुलझाते रहते हैं, उसी तरीके से ये जो हमारी सैन्य टुकड़ियां जब दूसरे देशों में जाती हैं तो वहां के जरिए, जैसे अभी रूस का अगर विक्ट्री डे परेड पूरी दुनिया देख रही है तो उसमें लहराता हुआ हमारा मार्चिंग दस्ता अलग से नजर आएगा। भारत की अपनी ताकत रही है। हाँ, कुछ समय के लिए कुछ लोग और आज की तारीख में भी कुछ उसमें कुंठा ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो गर्व, जो शौर्य उस सैन्य इतिहास के साथ जुड़ता है, क्योंकि भारतीय सेना जो है वो आजादी के बाद अचानक नहीं उठ खड़ी हुई, बल्कि भारतीय सैनिकों का जो शौर्य है वो अलग अलग विश्व युद्ध में भी नजर आया है। जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर, जो उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तौर पर भारतीय सेना जानी जाती थी, उन्हें भी मालूम है कि भारतीय सैनिकों का शौर्य कैसा हुआ करता था, क्यों उन्हें उन डिफिकल्ट सिचुएशंस में डाला जाता था, क्योंकि भारतीय सेना की परंपरा में कभी भी पीछे हटना लिखा नहीं रहा। हमेशा वो अपने दुश्मनों को खदेड़ना जानती है। 62 एक ऐसा वाकया रह गया जहां पर नीतियां नहीं थी, जिस समय बिना प्लानिंग के, बिना योजनाबद्ध तरीके के और चीन पर विश्वास करके हम आगे बढ़े थे, और इसीलिए उसका नतीजा अलग निकला था। लेकिन अपनी गलतियों से सीखते हुए अपने आप को और बेहतर तरीके से संवारना, ये भी भारत की एक शक्ति रही है, भारत की ताकत रही है। वरना 62 के बाद 65 आया, 65 के बाद 67 आया, 71 आया, नए देश को जन्म हमने अपनी सेना के शौर्य के दम पर दे दिया। और उसके बाद तो चाहे वो सियाचिन में 86 के बाद की बात हो, चाहे हम 99 के करगिल युद्ध को देख लें, बीच में अगर हम श्रीलंका में जिस तरीके से जाकर हमारे सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी वो देख लें, पूरी दुनिया में जहां भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र आज भी भारतीय सैनिकों को बाकियों के ऊपर दर्जा देता है, उन्हें प्रिफर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देख सकते हैं आप मॉस्को में इस वक्त व्लादिमीर पुतिन इस परेड में सबसे अहम चेहरा
और साथ ही हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन रूस हमेशा सालाना इस विक्ट्री परेड के जरिए करता है। ये कई मायनों में ऐतिहासिक है, अहम है और इसका सिलसिला साल दर साल चला है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।